बच्चों। बच्चों थोड़ा सा महसूस कीजिए, थोड़ा सोचिए कि आप बिस्तर में लेटे हो और ऐसे में खिड़की से सुंदर मीठी हवाएं आ रही है और बादल की रिमझिम बूंदें छत पर वर्षा रानी जैसे पायल बजा रही हो उस तरह से छमक 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 की आवाज़ आ रही है। और जुगनू, टिड्डे, मेंढक यानी जितने भी वर्षा से प्रेम करने वाले जीव जंतु है वह भी सुंदर इस वर्षाकालीन दृश्य का आनंद ले रहे हैं और आपकी खिड़की से पानी की छोटी छोटी बौछार आपके गालों को छू रही है। आप कल्पना कीजिए कि बारिश की बूंदों में आपके शरीर में जो ठंडक महसूस हो रही है, आपके गालों में बारिश की बूंदों का आना आपको कितना आनंद दे रहा है। बच्चों आज हम बहुत धूप सहने के बाद यानी अत्यधिक तपिश सहने के बाद आज बादल का स्वागत कर रहे हैं, यानी बारिश को हम स्वागत की नज़र से देख रहे हैं। आज बारिश हो रही है, बादल गरज रहे हैं और बिजली चमचमा रही है। यहाँ लेखक भी हमारे साथ, कवि भी हमारे साथ कदम से कदम मिलाते हुए कह रहे हैं, हे बादल गरजो, हे बादल बरसो, हे बादल खूब जोर से बरसो। आप जानते हो बच्चों, आज की हमारी कविता का नाम है उत्साह। कवि नीरज जी हमें वर्षा काल के उस अंश की ओर ले जाना चाहते हैं जहाँ बादल गरज रहा है। यहाँ कवि बादल को गरजने के लिए कह रहा है। तो मैं कविता की पंक्ति पढ़ती हूँ, आप कविता की पंक्ति को देखिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। पुनः मैं एक बार आदर्श वाचन करती हूँ, आप बहुत ध्यान से अपनी कविता की ओर देखिए। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन, धाराधर ओह ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कवि बादल से गरजने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं बादल गरजो और आसपास के सारे वातावरण को अपनी गरज के अंदर ले लो, यानी बादल के कोने कोने को अपने साथ लेकर चलो। धाराधार ओ यानी बादल तुम घोर घोर करके, घेर घेर करके, यानी घुमड़ घुमड़ कर, चीख पुकार के साथ बरसो और गरजो। ललित ललित काले घुंघराले, सुंदर सुंदर काले घुंघराले बालों वाले बालक से प्रतीत हो रहे हो। बच्चों जब हम बादल की ओर देखते हैं जहाँ बारिश आने वाली होती है, हम आकाश की तरफ देखते हैं तो बादल हमें हल्के काले रंगों में और गोल गोल से दिखाई देते हैं,
ऐसा लगता है, कवि को ऐसा लगता है जैसे बादल एक नटखट बालक की तरह है जिसके बाल घुंघराले हैं। कवि कहते हैं तुम्हारे अंदर एक बिजली की चमक है, तुम उस चमक से नव जीवन लाने का संकल्प करो। अर्थात हे बादल, तुम एक नई जीवन रचना करो। अर्थात कवि कहते हैं कि अब पुनः निर्माण का समय आ गया है। यानी इस बीच जो ग्रीष्म काल में धरती सूख गई थी, जहाँ पेड़ पौधे सूख गए थे, पंछी प्राणी जीवित लोग जो है पानी को तरस गए थे, उन सब में नया जीवन डालने के लिए एक बार फिर से सबको विध्वंस कर दो और फिर से उनमें नया जीवन भर दो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। यहाँ कविता कवि से भी उलाहना करते हैं। मेरा तात्पर्य ये है, कवि कवियों से भी कहते हैं कि तुम अपनी कलम उठा लो और नई रचना की तैयारी करो, क्योंकि जब जब इस संसार में परिवर्तन हुआ है, साहित्यकारों का अपना एक विशेष योगदान रहा है। तो साहित्यकारों से कवि आह्वान करते हैं कि उठो और अपनी कलम से नई जिंदगी का, नए जीवन की रचना करो, नई रचनाओं की कल्पना करो, नई रचना का निर्माण कर डालो। तो बच्चों, मैं फिर से इस कविता का भाव बताती हूँ। यहाँ कवि निराला ने बादल को संबोधित किया है। बादल का आह्वान करते हुए कवि ने कहा है, बादल तुम गरजना करते हुए आओ, यानी तुम गरजते हुए आओ और जोर जोर से गरजते हुए आओ। तुम उमड़ घुमड़ कर ऊंची आवाज करते हुए आओ, संपूर्ण आकाश को घेरते हुए छा जाओ। अरे बादल, तुम सुंदर सुंदर और घुंघराले काले बालों वाले बालक स्वरूप हो, और बालकों की कल्पना तो विचित्र होती है। ठीक है, बालक अपनी कल्पना से कुछ भी बना लेता है, और तुम भी हे नवजीवन पैदा करने वाले बादल, तुम्हारे हृदय में बिजली की कांति और वज्र के समान कठोर गर्जना छिपी हुई है। तुम अपनी बिजली की चमक और भीषण गर्जना से जनमानस में एक नई चेतना का संचार करो, एक नई क्रांति ले आओ। कवि बादल के गरजने का आह्वान करता है, यानी कवि बादल से कहता है कि तुम खूब बरसो, खूब गरजो और एक नव जीवन इस संसार में भर दो। प्राणी जगत में एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति भर दो। हमारा अगला पद्य है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन। यहाँ कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी के कारण पूरा प्राणी जगत व्याकुल और परेशान हो रहे थे, और संसार के संपूर्ण मानव समुदाय में बदलाव की उम्मीद लिए बैठे थे। तो हे बादल, तुम आओ और व्याकुल और मनमानी परिस्थितियों को देखते हुए वातावरण में ठंडक लेकर आओ, और साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का भाव आने का भरोसा
दे दो। यानी मैंने पहले भी कहा, जब जब इस संसार में परिवर्तन हुआ है तब तब साहित्यकारों का अपना एक विशेष योगदान रहा है। यहाँ बादल के रूप में कवि अन्य कवियों से भी प्रार्थना करते हैं, उनका आह्वान करते हैं कि जिस तरह से बादल गरज के नई चेतना का प्रसार करता है, लोगों में नई क्रांति लाता है या लाएगा, ठीक उसी प्रकार हे रचनाकारों तुम भी उठो और अपने साहित्य को एक नया रूप देने की तैयारी करो। कवि आगे कहते हैं कि साहित्य के द्वारा ही समाज में चेतना का परिवर्तन हुआ है, यानी चेतना में परिवर्तन हुआ है। तुम्हारा अनजान दिशा से आगमन हुआ है। यहाँ कवि बादल से कहते हैं कि तुम अनजान दिशाओं से यहाँ आए हो और तुम्हारा अनजान दिशा से आने के बावजूद भी यह धरती गर्मी से तप रही है, तो इसे आप क्या करो, जल बरसा कर शीतल कर दो, इस धरती को शीतल कर दो। साहित्यकार अपनी रचनाओं के माध्यम से लोगों को इस प्रकार प्रेरित करें कि संसार में जो विचारों का मतभेद है वो मिट जाए और एकजुट होकर, एक मत होकर एक सुंदर संसार की रचना हो। यहाँ कवि बादल से आह्वान करता है, बाकी रचनाकारों से यानी साहित्यकारों से आह्वान करता है कि इस धरती में परिवर्तन का समय आ गया है। वो बादल से एक और कहते हैं कि तुम इतना गरजो बरसो कि ये विध्वंस हो जाए, यानी फिर से इस धरती का नाश हो जाए, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत ही तुम एक सुंदर दृश्य का या तुम एक सुंदर सृष्टि की रचना करो। तो इस तरह से हम एक बार पुनः इस पाठ को थोड़ा सा दोहराते हैं। बादल गरज यानी उत्साह जो पाठ है, यह पाठ में ये जो कविता है इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने बादल को अपना विषय बनाया है और बादल के साथ उन्होंने साहित्यकारों से भी आह्वान किया है कि अब इस धरती में परिवर्तन का समय आ गया है। और वो बादल से कहते हैं कि तुम इतनी जोर गरजो, इतना पानी बरसाओ कि चारों तरफ विध्वंस हो जाए। क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो कि जब भी कोई नई रचना होती है तो पुरानी चीज़ों को तोड़ना पड़ता है, यानी उसका नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ लेखक बादल से कहते हैं कि हे बादल तुम इतना बरजो बरसो और इतना उत्साह के साथ आओ कि ये जो पुरानी जो चीज़ें हैं जो मंद पड़ गई हैं वो सब विध्वंस हो जाए और फिर से नए जीवन का संचार हो। यानी जो मंद पड़े, सुस्त पड़े, जो बेकार पड़े चीज़ें और लोग हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो। तो इन्हीं सारी भावनाओं से ओतप्रोत यह कविता उत्साह कवि ने हमारे अंदर नई जोश भरने के लिए दिया है। बच्चों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक और कविता अट नहीं रही है, वह भी इस पाठ से संबंधित है। इस कविता में निराला जी ने फागुन को संबोधित करते हुए कहा है कि फागुन जहाँ कहीं भी सांसें लेता है वहीं से सुगंध आती है। फागुन ने ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में उड़ने के लिए सभी को पंख दे दिए हैं। फागुन के महीने में प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा जाता है। बच्चों, इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगी
फागुन का महीना और बसंत ऋतु, इन दोनों का सामंजस्य। आप देखते हो होली का त्यौहार फागुन के महीने में मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है क्योंकि बसंत का ऋतु होता है। बसंत ऋतु में पूरी सृष्टि सुंदर सुंदर फूलों से सज जाती है। चारों तरफ खुशबू यानी सुगंध ही सुगंध, फूलों की सुगंध चारों तरफ महकती रहती है। मंद हवाओं में फूलों की खुशबू जो छटा बिखेरती है, उसका आनंद निराला जी ने लिया और अपनी कविता अट नहीं रही है में अपने भावों को हमारे सामने रखा है। अट नहीं रही है कविता में कवि कहते हैं, फागुन के महीने में चारों तरफ हरियाली छा जाती है। पेड़ों की डालियां हरे और उस पर रंग बिरंगे सुंदर फूलों की छटा देखते बनती है। और जानते हो बच्चों, इन्हीं सुंदर फूलों से ही होली का रंग का निर्माण होता है, यानी होली के रंग बनाए जाते हैं और उसी रंगों से ये होली का पर्व मनाया जाता है। बच्चों, मैं सबसे पहले इस कविता की पंक्तियां पढ़ती हूँ। अट नहीं रही है। कविता की पंक्ति देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर करते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल। हरी कहीं कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। मैं फिर से एक बार कविता पाठ करती हूँ। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है पत्तों से लदी डाल। कहीं हरी कहीं लाल, पत्तों से लदी डाल। कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। तो इसका भावार्थ है अट नहीं रही है। कविता में कवि कहते हैं कि फागुन के महीने की कांति कहीं भी समा नहीं रही है, यानी इसकी कांति इतनी फैली हुई है, इसकी सुंदरता इतनी फैली हुई है कि आंख को समय ही नहीं मिल रहा है किस किस को अपने आंखों में समेट ले। फागुन में प्राकृतिक उपमानों का सौंदर्य इतना अनुपम और मनोहारी हो गया है कि वह पूरी तरह से शरीर के अंदर नहीं समा पा रहा है। सर्वत्र सुंदर एवं हृदयग्राही बिखेरे हुए है, यानी हृदयग्राही नज़ारे, एक ऐसा नज़ारा जो मन को बहुत ही प्रफुल्लित कर रहा है, मन को तृप्त कर रहा है। वे सभी एक साथ मन में नहीं समाये जा रहे हैं, अर्थात सुंदर हवाओं का बहना, तितलियों का चहकना, फल फूलों से लदे पेड़ों का या पौधों का हिलना और इन फूलों की सुगंध से वातावरण का बिल्कुल सुगंधित हो जाना, यानी किस किस को समेटे इंसान, किस किस को अपनी आंखों में भर ले, किस किस को अपने मन के कोनों में बसा ले। अट नहीं रही है, यानी इतनी सारी सुंदरता एक साथ हो गई है कि मन जो है भर नहीं पा रहा है, मन उसे समेट नहीं पा रहा है। कवि आगे कहते हैं कि फागुन जहाँ कहीं भी सांसें लेता है वहाँ अपनी सुगंध छोड़ देता है, यानी फागुन में जो हवा बहती है अपने साथ सुंदर हवाएं लेकर चलती है। फागुन के ही सुगंध से परिपूर्ण आकाश में
उड़ने के लिए सभी को पंख मिल गए हैं, यानी सुगंधित हवाओं का आनंद लेने के लिए फागुन ने एक मौका दे रखा है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हम हल्का महसूस कर रहे हैं। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैल गया है, यदि मैं या हम उनसे अपनी आँखों को हटाना चाहेंगे तो भी हम विवश हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चाहते हुए भी हम अपनी आँखों से इन नज़ारों को हटा नहीं पा रहे हैं, यानी अट नहीं रही है, यानी हमारी दृष्टि इन सुंदर दृश्यों से हट नहीं रही है। बच्चों, कवि आगे कहते हैं, फागुन के महीने में सभी प्राणियों पर मस्ती का वातावरण छा गया है और प्रसन्नता के कारण स्वयं को हर कोई हल्का और तृप्त महसूस कर रहा है। चारों तरफ इतना अधिक सौंदर्य फैला हुआ है कि यदि हम उनसे आंख चुराना भी चाहे तो यह संभव नहीं है, और न चाहते हुए भी हम इस सुंदर दृश्य को अपने आँखों में, अपने मन में समाते चले जा रहे हैं। बच्चों, अभी मैंने आपको कविता का भावार्थ बताया। अब हम प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं। हमारा प्रश्न है, कवि की आँख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, अट नहीं रही है, अर्थात हट नहीं रही है। कविता में फागुन के महीने में प्रकृति की जो सुंदरता बनी है वह एक विशेष प्रकार का सौंदर्य है। जहाँ कहीं भी देखें वहाँ सुंदरता अनुपम रूप में सामने आती दिखाई देती है। खेत खलिहान में, बाग बगीचों में प्राकृतिक सौंदर्य अपने पूर्ण यौवन में नजर आता है और इस सौंदर्य को निर्बाध देखते रहने को मन करता है। इसी कारण कवि की आँख फागुन की सुंदरता से हट नहीं रही है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? फागुन के महीने में हर तरफ सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। फागुन की सुंदरता सर्वव्यापक है। पेड़ पौधे लाल लाल फूलों और हरे हरे पत्तों से लदे हुए हैं। फूलों की सुगंध से पूरा वातावरण महक उठा है। प्रकृति की एक एक जगह पर सौंदर्य भरा हुआ है, यानी चारों तरफ हरियाली और सुंदर सुंदर रंग बिरंगी फूलों का दृश्य हमें दिखाई दे रहा है। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहते हैं, क्यों? हमारा उत्तर है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आता है। समाज में क्रांति लाने के लिए विनम्रता की नहीं, उग्रता की आवश्यकता है। बादल की उग्रता उसके गर्जन में छिपी होती है, जिससे लोग सजग हो जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा है क्योंकि कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहते हैं। वह बादलों से गरजने के लिए कहते हैं। एक ओर बादल के गर्जन में उत्साह समाया है तो दूसरी ओर लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करना चाहता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? तो उत्तर है, उत्साह कविता में बादल निम्नलिखित 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। क्रांति के दूत और समाज में बदलाव लाने हेतु लोगों में उत्साह भरने वालों के रूप में। दूसरा, लोगों के कष्ट और ताप भरकर शीतलता देने वालों के रूप में। और तीसरा, जल बरसाने वाली शक्ति विशेष के रूप में। अर्थात यहाँ कवि बादल और समाज के ठेकेदारों से आह्वान करते हैं कि उठो और एक नई क्रांति का बिगुल बजाओ। हमारा अगला प्रश्न है,
शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। बच्चों, इस प्रश्न को फिर से सुनिए। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिनमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखे। तो इसका उत्तर है उत्साह कविता में नाद सौंदर्य वाले शब्द निम्नलिखित है। घेर घेर घोर गगन, धार अधर ओ। दूसरा, विद्युत छवि उर्मे, कवि नवजीवन वाले। अगला प्रश्न है, छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? लिखिए। हमारा उत्तर है छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य या तालमेल बिठाना। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है। कहीं सांस लेते हो। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? फागुन के महीने में प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर होता है, जो बाकी ऋतुओं से अलग होता है। बच्चों, इसीलिए तो फागुन या बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में पेड़ पौधे मुरझाए से होते हैं, लेकिन धरती पर एक व्याकुलता सी व्याप्त होने के बावजूद जब वर्षा ऋतु में फागुन जैसा सुहावना मौसम नहीं होता है, तब शिशिर हेमंत में कड़ी सर्दी पड़ी रहती है, जिससे प्राणी अपने आवासों में डूब के नजर आते हैं। पेड़ पौधों की पत्तियां गिर जाती है और गिरने के कारण सूखे सूखे से नजर आते हैं। इसके विपरीत जब बसंत के फागुन महीने में पूरा वातावरण सुंदरता से भर जाता है, एक नया जीवन दिखाई देता है और चारों तरफ उल्लास फैल जाता है। मादक और उल्लासमय वातावरण में तन मन प्रसन्न हो जाता है। सारे जीवित प्राणी इस सौंदर्य से बहुत ही प्रसन्नचित्त हो जाते हैं और नए वृक्ष, पत्ते, कलियां, फूल और फूलों से लदे हुए पेड़ सारे वातावरण को रंगीन और सुहावना बना देते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं बताइए। निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं हैं, जिसमें पहले भाव सौंदर्य। निराला के काव्य का प्रकृति चित्रण अनूठा है। उन्होंने प्रकृति को माध्यम बनाकर मन के भावों को अभिव्यक्त किया है। जैसे हमने पहली कविता में देखा, उसने बादल को माध्यम बनाया और अपने मन की भावनाओं को उनके साथ जोड़ दिया। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध स्वर मुखरित किया, यानी उन्होंने कहा कि जहाँ लोग ग्रीष्म से तंग आ चुके हैं, वहीं लोग जो है शोषण करता यानी शोषित लोगों से तंग आ गए हैं। अब जो है उनका भी नाश करने का समय आ गया है, यानी शोषित लोगों को नाश करके हमें एक नई चेतना, नई क्रांति वाला जीवन की शुरुआत करनी है। तो शिल्प सौंदर्य में देखिए, निराला जी का काव्य शिल्प की दृष्टि से उच्च कोटि का है। उन्होंने कविता को छंदों के बंधन से मुक्त किया। उनकी भाषा में एक प्रगाढ़ता है। उन्होंने सामान्यतः संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया है, फिर भी उन्होंने अन्य भाषा के शब्दों से परहेज भी नहीं किया। उनके काव्य में मानवीकरण अलंकार बहुतायत पाया जाता है, जैसे कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो आदि। अगला प्रश्न देखिए बच्चों,
होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली फागुन के महीने में आती है और फागुन में वातावरण मस्ती भरा हो जाता है। होली प्रकृति की सहचरी है। बसंत में जब प्रकृति के अंग अंग में यौवन फूट पड़ता है तो होली का त्योहार उसका श्रृंगार करने आता है। यह शीतकाल की समाप्ति और ग्रीष्म काल के आरंभ का संधि काल होता है। खेती पककर तैयार हो जाती है। प्रकृति सरसों के फूलों की पीली साड़ी पहनकर किसी की बाढ़ जोहती हुई प्रतीत होती है। पेड़ पौधे विभिन्न प्रकार के पत्तों और रंग हर्षोल्लास का वातावरण बना देता है। तो बच्चों, इस तरह से हमारा यह प्रश्नोत्तर भी खत्म हुआ। अब हम कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न ले लेते हैं जो आपके परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। बच्चों, बहुविकल्पीय प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, किसकी आभा हट नहीं रही है? विकल्प है उड़ने वाले पक्षियों की, फागुन की, घर की या नायिका की। तो सही विकल्प है फागुन की। कवि किसकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है? हमारा विकल्प है बादलों, नायिका, फागुन और नदियाँ। बिल्कुल हमारा सही विकल्प है फागुन। और हमारा अगला प्रश्न है, घर घर और पल पल में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, उपमा अलंकार या श्लेष अलंकार? हमारा सही विकल्प है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। अगला प्रश्न है, आकाश में पंख फैलाकर कौन उड़ जाना चाहता है? हमारा विकल्प है चिड़िया उड़ जाना चाहती है, कवि का पक्षी मयूर रूपी मन उड़ जाना चाहता है, बादल उड़ जाना चाहते हैं या उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो हमारा सही विकल्प है कवि का पक्षी मयूर रूपी मन उड़ जाना चाहता है। अगला प्रश्न है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इन पंक्तियों का अर्थ है, हमारे विकल्प है बादल का सांस लेना, फागुन की हर सांस से सुगंधित हवा का झोंका निकलता है जिससे चारों तरफ का वातावरण सुगंधित एवं मादक हो जाता है। अगला विकल्प है कवि फागुन की हरियाली को महसूस करता है। अगला विकल्प है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों, हमारा सही विकल्प है फागुन की हर सांस से सुगंधित हवा का झोंका निकलता है जिससे चारों तरफ का वातावरण सुगंधित एवं मादक हो जाता है। बच्चों, हमारा अगला प्रश्न है, हरा और लाल विशेषण किसके लिए प्रयोग किया गया है? इसके विकल्प है बादल और फूल के लिए, अगला विकल्प है पत्तों के लिए, अगला विकल्प है पेड़ पौधों के लिए या फिर फागुन के लिए। बताइए बच्चों, हरा और लाल विशेषण किसके लिए हुआ है? जी हाँ, बादल और फूल के लिए। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इस तरह से हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा दो कविता, दो पद्य, जिसमें एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रही है, को पढ़ा, समझा। और मैं समझती हूँ कि आपको ये दोनों कविताएं समझ आई होंगी और परीक्षा की दृष्टि से आप इसे जरूर समझ गए होंगे। अगले पाठ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हो, जय नमस्कार।